नेता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके, कुछ अन्य राज्यों की तरफ विकास के पथ पर वापस जाए, इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। काम नहीं करेंगे, खाली जुमला बोलेंगे, खाली बिहार ठगने आएंगे। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं राजनीति के ककहरे में क से पहले अ आता है और ख से पहले आता है व। अब वैसे तो अ से आम आदमी भी होता है, लेकिन इसे भुलाकर अ से आरोप और आरोप से वोट तक का सफर कैसे किया जाए, नेता नगरी वैसे इसे बखूबी समझती। तो आजकल बिहार की राजनीति में अ से आरोप लगाकर व से विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि व से ही वोट बैंक सेव किया जा सके। और इस सीपीएल यानी चुनावी पॉलिटिकल लीग में एक नहीं क से कई किरदार हैं जो च से चक्रव्यूह रच रहे हैं। अब ये बात अलग है कि आरोपों की ब से बरसात के बीच म से मुद्दे गुम। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर बिहार की राजनीति में म से उन्हीं मुद्दों को ढूंढना चाहती हूं जिन्हें बिहार की जनता भी अरसे से ढूंढ रही है। और मैं ये क्यों कह रही हूं वो आप इस बात से समझिए कि बिहार में आजकल किन बातों पर विवाद हो रहा है। अब सियासी मुद्दे क्या हैं ये मैं आपको बताती हूं। सियासत के मुद्दे पोस्टर में चेहरा कौन होगा, जंगल राज, मजहब पर, वोटर लिस्ट पर, वक्फ कानून पर और जाति जनगणना का क्रेडिट कौन लेगा। और जनता के मुद्दे सुनाते हैं आपको कि जनता किन मुद्दों पर चुनाव चाहती है, किन मुद्दों पर अपना नेता चुनना चाहती है। और जनता के मुद्दे बेसिक हैं, पलायन, बेरोजगारी, उद्योगों का ना लगना, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। और इन मुद्दों के चक्रव्यूह के जो किरदार हैं अब वो मैं आपको बताऊं। वो हैं एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और इनके अलावा एक तीसरा और चौथा चेहरा भी है, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी का। अब वैसे दो और लोग हैं जो साइड प्लेयर होते हुए भी सेंटर में। समझ गए होंगे आप, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं और अपने अपने दावे हैं। पर मेरे लिए तो आज के शो में बिहार के मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि क्यों आजादी के वक्त देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था रहा बिहार आज क्यों देश के 14वें नंबर पर फिसल कर आ चुका है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार में 1000 के मुकाबले 2148 लोगों पर एक डॉक्टर क्यों बिहार में स्वास्थ्य विभाग के 49% पद खाली पड़े हैं। क्यों बिहार में शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट देश की औसत दर से कहीं ज्यादा है। क्यों और क्यों हर साल बिहार में करीब 50 लाख लोगों को जबरन निराश होकर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। क्यों? और वैसे इन सवालों का जवाब बिहार का हर बाशिंदा जानता है सिवाय बिहार के सियासतदानों। बिहार में रोजगार का ना मिलना, उत्तर बिहार में
हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही, साल भर रोजगार ना मिलना, दूसरे राज्यों में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं और दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम पैसे मिलना, ये कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से हर साल बिहार में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। लेकिन पिछले करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार हो या फिर उससे पहले लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी, और ना ही भविष्य के नेता तेजस्वी यादव, किसी के पास इसका कोई मुकम्मल प्लान न था और ना ही दिखाई देता है। जुबानी जमा खर्च करने में नेता नगरी कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों को पलायन से मुक्ति कैसे मिलेगी, या फिर मिलेगी भी या नहीं। कभी मुंबई में, कभी किसी और शहर में रोजी रोटी रोजगार की तलाश में गए बिहारियों को अक्सर मारा पीटा जाता है। उस राज्य की तरक्की में खून पसीना बहा रहा बिहारी कभी दीकू और बिहारी ये कहकर बुलाया जाता है, और ये जो उसे बिहारी कहा जाता है ना, वो सम्मान से नहीं, एक तरह से उसकी हैसियत बताने के लिए कहा जाता है। पर 2 वक्त की रोटी या बेहतर शिक्षा के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन करने वाला बिहारी सब कुछ चुपचाप सहता है। और जब ये मुद्दा उठता है कि पलायन को रोका जाए या बिहारियों को वापस बुलाया जाए अपने प्रदेश, तो सवाल होता है कि दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। सोच सकते हैं आप। और जब उसको बिहारी कहकर बुलाया जाता है और वो चुपचाप सहता है और सोचता है कि जो टीस उसे महसूस हो रही है, क्या कभी बिहार के नेताओं को भी होगी? क्या कभी बिहार के नेता ये समझ पाएंगे कि अपमान की नजर से देखा जाना क्या होता है? अब वैसे तो बिहार लोकतंत्र की जननी है, वैसे तो बिहार देश का गौरव रहा है, लेकिन आज के भारत में बिहार एक तरह से बीमारू राज्य समझा जाता है, जहां न रोजगार है, न बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का साधन, पर सब सियासत के पास इन समस्याओं को दूर करने का कोई रोड मैप नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो नीतीश कुमार क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि क्यों उनके 20 साल के शासन में बिहार में अब तक कोई बड़ी कंपनी नहीं आई? क्या नीतीश कुमार कभी ये आंकड़ा सामने रखेंगे कि लघु या मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया? बिहार में चीनी, पेपर, जूट, सूत और सिल्क उद्योग का बेहद सुनहरा अतीत रहा है। बिहार के पहले सीएम कृष्ण सिंह के समय बिहार भारत की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। उनके समय में बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी और बरौनी उर्वरक जो खाद्य फर्टिलाइजर कारखाना था, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी डेयरी और भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित किए गए थे। लेकिन बदलती सरकारों की गलत नीतियां और लापरवाही के कारण ये सभी उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए। एक समय ऐसा भी था कि जब बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिले थे, भारत के 40% तक भारत का चीनी उत्पादन बिहार में ही किया जाता था। लेकिन आज बिहार में चंद चीनी मिले हैं बस। बिहार सरकार ने 1977 से 1985 के बीच कई चीनी मिलें खोली, लेकिन साल 1958 के बाद बिहार में चीनी मिलों की स्थिति बिगड़ती चली गई। बिहार में सबसे पहले दरभंगा की सकरी चीनी मिल अपने खस्ता हालतों के कारण बंद हुई। फिर साल 2005 में बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को राज्य की सभी चीनी मिलों को पुनर्निर्माण का काम दिया गया। कॉरपोरेशन के कहने पर इथेनॉल के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कई मिलों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप भी दिया गया। लेकिन फिर साल 2007 से पहले
किसानों द्वारा उगाए गए गन्नों के रस से इथेनॉल बनाने की इजाजत थी। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से दोबारा गन्नों के रस से इथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। फिर इसके बाद ये सभी चीनी मिलें बंद हो गई और बिहार सरकार ने मान लिया आखिरकार कि बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खड़ा करना बेहद मुश्किल है, तो वो बंद पड़ी रही। दरभंगा की सकरी, पूर्णिया की बनमखी, वो भी चीनी मिल है, और बेलही की लोहाट और रेयाम चीनी मिल, सिवान की एसकेजी शुगर मिल और मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल, समस्तीपुर की हसनपुर चीनी मिल और ना जाने ऐसी कई और मिलें जिससे सैकड़ों परिवार आबाद थे, जब वो चलती थी मिलें, आज खुद बर्बाद होकर बंद हो चुकी हैं और साथ ही दम तोड़ चुकी हैं। बिहार के गन्ना किसान की उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। आए दिन की लूट, फिरौती, अपहरण की राजधानी बनते बिहार ने जब 2005 में नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाया, तो ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये बदलाव था दशकों की राजनीतिक विरासत का। और बिहार ने उम्मीदों के आंगन में चमकते सूरज की तरह नीतीश कुमार का इस्तकबाल भी किया। नीतीश कुमार ने भी चंद महीनों में क्राइम कंट्रोल किया, बिहार की उम्मीदों को और हवा दी, धड़ाधड़ सड़कें बनने लगी। एक समय था जब कहा जाता था कि जिस बिहार में गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे की पहचान करना मुश्किल था, वहां जिंदगी सरपट दौड़ने लगी। कारोबारियों के मन से वो डर खत्म हो गया अपहरण का, फिरौती का। और नीतीश कुमार कब सुशासन बाबू बन गए, ना ये नीतीश कुमार को पता चला और ना बिहार को। नीतीश के करीब 20 साल के शासनकाल में बिहार को 7 मेडिकल कॉलेज, 9 डिग्री कॉलेज, 14 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 24 धार्मिक स्थल और 9 पावर ग्रिड, 8 उद्योग विस्तार, ये सब कुछ मिला। सैकड़ों पथ पुल निर्माण जैसी योजनाओं की सौगात भी मिली। लेकिन सुशासन काल के लिए पलायन फिर भी वो टीस है जिसका दर्द बिहार को आज भी सता रहा है। बिहार में 20 सालों के नीतीश काल में बीजेपी कमोबेश हर समय साझेदार रही और इसीलिए अगर नीतीश कुमार ने तरक्की की, जमीनी इबारत लिखी, तो उसकी कहानी बीजेपी के बगैर अधूरी। पर सवाल यह है कि फिर क्यों बीजेपी के दिग्गज आज भी बिहार में आत्मविश्वास ढूंढ रहे हैं? क्यों बीजेपी के दिग्गज आज भी बिहार में आत्मविश्वास नहीं जगा पा रहे? भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया, लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। अब आत्मविश्वास की कोई टॉनिक बाजार में मिलती होती तो शायद बिहार वालों को पिलाकर बीजेपी अपना वोट सेव कर ले। पर मुश्किल यह है कि 20 सालों तक सरकार में साझेदार रहने के बावजूद भी बीजेपी आज कह रही है कि बिहार में आत्मविश्वास नहीं जगाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो मैं पूछती हूं कि कहां खो गया बिहार का आत्मविश्वास? क्यों खो गया बिहार का आत्मविश्वास? जिस बिहार की धरती पर लक्षवी गणराज्य से दुनिया ने लोकतंत्र का पाठ सीखा, जिस बिहार की हुंकार ने सिकंदर के सिपह सलारों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जिस बिहार में कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, आज वो बिहार खुद पर ही भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों बिहार को आज भी इंतजार है उस सरकार का जिसके लिए जाति जनगणना से ऊपर रोजगार हो? क्योंकि रोजगार की जरूरत तो किसी एक जाति के लोग को तो नहीं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तो 13 करोड़ बिहार की जरूरत है। तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव आजकल रोजगार को लेकर हायतौबा मचाए हुए हैं।
पिछली बार 2020 में भी जब तैयारी करी उन्होंने, तब भी यही कहा कि रोजगार और शिक्षा को मजबूत करेंगे। छात्रों को कलम बांट रहे हैं, अच्छी बात है, पर जब सवाल रोड मैप का पूछा जाए तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और यही शायद बिहार की विडंबना है। नेता नगरी जनता को सपने तो खूब दिखाती है, लेकिन सपने पूरे कैसे होंगे ये बताने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ना ये बता पा रहे हैं कि वो बिहार में कैसे नया उद्योग लेकर आएंगे, नई कंपनियां लगवाएंगे, और ना ही ये बता पा रहे हैं कि पलायन को रोकने का उनका मास्टर प्लान क्या है। वोट बटोरने के लिए उनके पास अगर कुछ है तो बस जाति जनगणना के आंकड़े, रिजर्वेशन बढ़ाने का क्या वादा है और अपने पिता की विरासत वाली सियासत। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ, यही सरकार आ गया है। तेजस्वी जी, कच्ची या पक्की जुबान कितनी सच्ची, ये तो बिहार वाले बखूबी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि कब और किस पर कितना भरोसा करना है। इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर पूछूंगी कि अपने पिता की जिस सियासी विरासत को आप अपनी चुनावी जीत का ब्रह्मास्त्र बनाना चाहते हैं, उसके साथ जंगल राज का एक कड़वा अनुभव भी बिहार वालों को बरबस ही याद आ जाता है। और फिर यह भी सच है कि उस दौर में बिहार में उद्योग तो नहीं लगे, लेकिन कई उद्योग बंद जरूर हुए। फिर रिजर्वेशन के जरिए आप कितनी सरकारी नौकरियां लोगों को दे पाएंगे? और आपके सहयोगी, जिन्हें 40 लोकसभा और 243 विधानसभा वाला बिहार छोटा मोटा राज्य लगता है, उस पर विपक्ष वाले तो ऐसे ही हमलावर हैं। कुछ नेताओं के लिए बिहार छोटा मोटा ही सही, लेकिन देश का राज्य तो है, और वो भी 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला। पर बिहार में सरकार बनाने की जुगत वाले नेताओं के पास एक दूसरे पर आरोपों की बौछार के अलावा कुछ खास नजर नहीं आता। ओवैसी साहब मुसलमानों की कथित बदहाली को आधार बनाकर बिहार में जनाधार ढूंढ रहे हैं। जन स्वराज वाले प्रशांत भैया वैसे तो हर जिले की खाक छान रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी, कभी जेडीयू, कभी ममता, कभी कांग्रेस, कई खेमों के लिए रणनीति बना चुके पीके के पास भी बिहार के विश्वास का कोई मुकम्मल रोड मैप नहीं दिखता। और बिहार की राजनीति में खुद को वंडर बॉय साबित करने में जुटे चिराग तो अब तक दलित समाज के भी चिराग नहीं बन सके। तो वो भैया बहुजन के नाम पर अपनी पार्टी की खोई साख वापस पाने की रणनीति में ही व्यस्त। बाकी कहने को तो बिहार में नेताओं की कोई कमी नहीं, पर बिहार में बहार ला दे ऐसा कोई भी एक दिखता नहीं। और इसीलिए मैं बिहार के नेताओं से बिहार के मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक, बिहार में 25 वर्ष की औसत आयु से कम की करीब 58% आबादी है, जो कलम तो शायद थाम लेगी, जो पढ़ लिख कर शायद अच्छी नौकरी भी ढूंढ लेगी, पर अपनी माटी से दूर होने को मजबूर होकर, अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य या दूसरे देश जाकर, पर खुद के लिए अपमान वाली नजर और अपमान वाली नीयत के साथ कहे गए बिहारी शब्द को सुनकर
और मौन रहना। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।